कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को दिखाते हैं। इसका नाम अनीता है, लेकिन लोग इसे नेडी कह के बुलाते हैं। नेडी जेल में है और यहाँ पर जब भी उससे किसी की लड़ाई होती है तो वो उसे बुरी तरीके से पीटती है और नेडी का आज भी किसी से झगड़ा हुआ है। झगड़े के कारण उसे सॉलिटरी में डाल दिया जाता है और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर नेडी की कहानी दिखाई जाती है। इसमें एक कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर नेडी एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी एक सहेली है जेनिफर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कॉलेज के सारे लड़के उसी के पीछे परेशान हैं। नेडी और जेनिफर बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारे लोगों को इन दोनों दोस्तों की दोस्ती से जलन भी होती है। इन्हीं में से एक है जिम, जो कि नेडी का बॉयफ्रेंड है। वो अक्सर कहता है कि तुम दोनों की जो आदतें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, फिर तुम दोनों दोस्त कैसे हो गई। बिल्लियाँ जिस एरिया में रहती हैं उसे डेविल कैटल कहा जाता है और इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो लेक है, झील है, उसमें एक होल है और उस होल के जरिए पानी पता नहीं कहाँ पर जाता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा पाया है। दिखाते हैं कि जहाँ पर जेनिफर नेडी से कहती है कि मुझे एक बैंड की परफॉर्मेंस देखने जाना है, इसका जो सिंगर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नेडी कहती है लेकिन आज रात तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। जेनिफर कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं अकेले जाऊँ। इस पर नेडी तैयार हो जाती है। परफॉर्मेंस में जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जेनिफर को सब कोई अप्रोच करने लगता है। वहाँ पर उनके कॉलेज के स्टूडेंट भी आए थे पर जेनिफर किसी को भाव नहीं देती है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाला पहले जेनिफर को पसंद करता था, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, पर जेनिफर उसे भी इग्नोर मारती है और जाकर बैंड के सिंगर निकोलाई से मिलती है। जेनिफर निकोलाई को पहले से जानती थी। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ला सकती हूँ। निकोलाई बोलता है हाँ, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर नेडी एक गेम खेलने लगती है। नेडी को तभी निकोलाई की बात सुनाई देती है उसके कानों में कि वो जेनिफर को लेके उसकी वर्जिनिटी की बात कर रहा है। इस पर नेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जेनिफर के पास जाके बोलती है कि तुम्हें इस आदमी से बचना चाहिए, ये आदमी तुम्हारी वर्जिनिटी की बात कर रहा था। इस पर जेनिफर बोलती है परेशान मत हो, मैं वर्जिन नहीं हूँ। उधर थोड़ी ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। नेडी देखती है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होते ही पूरे के पूरे क्राउड में धीरे धीरे आग लगने लगती है, हर तरफ, चारों तरफ। और वो देखती है कि जेनिफर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जो बैंड वाले हैं वो भी बजाए जा रहे हैं, उनको भी आग का ज़रा सा भी परेशानी नहीं है, लेकिन बाकी हर तरफ आग जल रही है, लोग जलने लगे हैं। नेडी किसी तरीके से जेनिफर को घसीट कर वहाँ से बाहर निकाल लाती है। वो देखती है कि ये पूरी तरीके से बेहोश है, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया है। पर तभी वहाँ पर निकोलाई आ जाता है जो विस्की लेकर आता है और वो गिलास जेनिफर को देता है, उसे पिला देता है और साथ ही साथ बोलता है कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। और इसी पर जेनिफर भी उसका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। नेडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तुरंत नेडी घर आ जाती है और कॉल करके जिम को सारी की सारी बात बता डालती है। जिम बोलता है कि तुम परेशान मत हो, जेनिफर कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। इतने में तुरंत दरवाजे पे नॉक होता है। नीडी दरवाज़ा खोल कर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। फिर उसके बाद वो घर में आती है। वो देखती है किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है। वो किचन में जाती है, वहाँ देखती है कि पानी अपने आप टप टप करके गिर रहा है। नीडी टैप को बंद करती है और जैसे ही पलटती है वो तुरंत देखकर डर जाती है क्योंकि उसके सामने जेनिफर खड़ी थी। लेकिन जेनिफर का शक्ल बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी और मुंह में खूब सारा शरीर पे खून लगा हुआ था। वो देखती है और डर जाती है। तभी तुरंत जेनिफर दौड़कर फ्रिज खोलती है और बहुत सारा कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। इस पर नीडी तुरंत मोबाइल उठाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, पर जेनिफर उसे धक्का दे देती है और उसके भी गले पे काटने का प्रयास करती है। नीडी अपने आप को किसी तरीके से बचाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और इसके कारण जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। अगले दिन फिर भी वो किसी इस तरीके से स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में जब जाती है तो पता चलता है कि सभी वही बात कर रहे थे कि किस तरीके से रॉक बैंड में वहाँ पर आग लग गई थी, इतने लोग मारे गए उस हादसे में। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। नीडी उसको देखती है और ऐसा लगता है कि जैसे जेनिफर को कुछ पता ही नहीं। नीडी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इवन नीडी उससे पूछती है कि लास्ट नाइट में तुमने क्या किया था। जेनिफर को कुछ भी नहीं याद है। पूरी तरीके से वो रात की सारी बातें भूल चुकी है। उसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने लोग हादसे का शिकार हुए। नीडी इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जेनिफर को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे सिर्फ दिमाग का ये भ्रम है। उधर जेनिफर एक नए लड़के से मिलती है जिसका नाम था जोनस। जोनस बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका दोस्त क्रेग कल रात से ही गायब था। जेनिफर इस पर बोलती है कि क्रेग मुझे बोलता था कि हम दोनों
बहुत अच्छे लगेंगे अगर हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। इसके बाद दोनों बात करते हैं। जेनिफर जोनस को पटा लेती है और उसके बाद उसे लेकर जंगलों में चली जाती है। वहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद जंगल के जितने भी जानवर रहते हैं वो सारे आके अगल बगल उसे घेर लेते हैं। जोनस इस बात से डर जाता है। वो जेनिफर से कहता है कि ये जानवर हमें घेर क्यों लिए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जेनिफर जोनस को दूर फेंक देती है और शैतान के रूप में बदल जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसे मार डालती है। जोनस बहुत जोर चिल्लाता है और ये आवाज़ कॉलेज के एक प्रोफेसर को सुनाई देती है। तभी उधर दूसरी तरफ नेडी को दिखाते हैं जो कि रेडियो पर सुन रही है। वो सुनती है कि जो बैंड था उसने रात में जो परफॉर्मेंस की थी उसकी पॉपुलैरिटी रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग भी आग में जले थे उन सबको उन्होंने बचाया, एक बड़ी तादाद में लोगों को बचाया था। अब धीरे धीरे वो बहुत बड़े बड़े शोज़ भी करेंगे। उधर प्रोफेसर जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वो देखता है कि जोनस की लाश पड़ी है और उसे जानवर खा रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उस एरिया को घेर लेती है और उधर जेनिफर को दिखाया जाता है कि वो नंगी होकर लेक में नहा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो नेडी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद नेडी के बॉयफ्रेंड उसे फ़ोन करके बताता है कि जोनस मार दिया गया है, उसको किसी ने मार दिया है। ये बात सुनकर नेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर हम देखते हैं कि जेनिफर को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती है। वो आराम से शहर में खुश थी। एक के बाद एक शहर में मौतें हो रही थी पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो बैंड था वो दिन रात फेमस होता जा रहा था। बहुत ही तेज़ी के साथ उस बैंड का चारों तरफ बोलबाला होता जा रहा था। लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे वो लोग। अब हम आगे देखते हैं कि समय काफ़ी बीत गया है और जेनिफर की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी है। पता नहीं क्यों वो गुमसुम सी होने लगी है और उसके चेहरे पे अजीब सी हवाएं उड़ी हैं। पर उसी दिन कोलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को अप्रोच करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। जेनिफर भी तैयार हो जाती है। रात में कोलिन जब जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि वो एक सुनसान सा घर है। फिर भी वो बिना डरे घर के अंदर दाखिल होता है। देखता है तो जेनिफर उसे घूर रही थी। जेनिफर की आंखें अजीब सी होती चली जाती हैं और इसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है, भूत वाला। और इसके बाद वो कोलिन के हाथ पैर को पकड़ के तोड़ना शुरू करती है, उसकी हड्डियों को, और उसे मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर छत के ऊपर देखती है तो वहाँ पर खून के छींटे दिखाई देने लगते हैं। और तो और जेनिफर और उसके साथियों को पिशाच के रूप में देखती है। तुरंत कार लेके निडी वहाँ से भागने लगती है, पर तुरंत जंगल के रास्ते में वो वहाँ पर जेनिफर को देखती है जो कि खून से लथपथ थी। वो उसे हेल्प के लिए पीछे पलटती है पर देखती है वहाँ पर जेनिफर गायब है। वो डर जाती है और जैसे ही सामने देखती है तो जेनिफर उसके बोनेट पे बैठी हुई थी। वो नेडी वहाँ से कार को तुरंत मोड़ती है और उसके बाद अपने घर पहुँच जाती है। बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, परेशान थी, रोने लगती है। पर जैसे ही बिस्तर पर सोने जाती है वो देखती है कि वहाँ पर जेनिफर है और वो भी जेनिफर के शरीर पे खून के एक भी छींटे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। नेडी तुरंत डर जाती है। नेडी जेनिफर से पूछती है कि आखिर में ये सब क्या है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जेनिफर इसके बाद बताना शुरू करती है। वो कहती है कि उस दिन जब रॉक बैंड का जो परफॉर्मेंस था मैं वहाँ पर सिंगर के साथ चली जाती हूँ और मेरे साथ उसके बाकी भी मेंबर्स थे। वो सब मुझे जंगल में लेकर जाते हैं। मुझे वहाँ पर डर लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे साथ बलात्कार करें या कुछ गलत करें, इसीलिए मैं बार बार उन्हें बोल रही थी कि मैं वर्जिन हूँ, मैं वर्जिन हूँ। वो लोग मुझे लेकर जाते हैं जंगल में, फिर पेड़ से बांध देते हैं और बांधने के बाद एक शैतान क्या मंत्र पढ़ते हैं और उस मंत्र को पढ़ने के बाद चाकू निकालकर मुझे मार देते हैं। मार के वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुलती है और मेरे पूरे शरीर पर खून ही खून थे और मैं तुम्हारे घर की तरफ आ जाती हूँ। इसके अलावा मेरे साथ और क्या क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन तब से मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि मुझे इंसानी मांस की तलब हो गई है। इवन जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब मैं तुम्हें भी खाना चाहती थी, पर मुझे कहीं ना कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं खाया। मैं जब तुम्हारे घर से बाहर गई तो रोड के ऊपर मुझे एक लड़का दिखा और मैंने उसको खाया। और जब मैं इंसान के मांस को खा लेती हूँ तो मेरे अंदर ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। उस समय मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपने हाथों को काटती है और दिखाती है कि देखो मेरे हाथों का जख्म कितनी जल्दी भर जाता है। ये सब सुनने के बाद नेडी बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है। वो जेनिफर से कहती है कि तुम अब यहाँ मत रहो, यहाँ से चली जाओ।
जेनिफर खिड़की से कूदकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नीडी लाइब्रेरी पहुंचती है और वहां पर किताबें निकालकर वो सैटर्न के बारे में जानकारियां हासिल करने के प्रयास करने लगती है। कई दिनों की माथापच्ची के बाद नीडी को सारी जानकारी पता चल जाती है। वो ये जान जाती है कि सैटर्न को क्यों आखिर में वर्जिन लड़कियां ही चाहिए, और ये सारी जानकारियों को लेकर अपने बॉयफ्रेंड जिम के पास आ जाती है और उसे बताने लगती है। वो उसे बताती है कि सैटर्न को जो भी कोई वर्जिन लड़की देगा वो उसकी कोई भी विश वो पूरी कर देगा। लेकिन अगर वर्जिन लड़की की बलि के बाद ये चीज़ प्रूफ हुई कि वो लड़की वर्जिन नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में विश तो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन वो जो लड़की थी वो मरेगी नहीं, बल्कि उसके अंदर एक शैतान की आत्मा प्रवेश कर जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगी और उस मांस के बल पर ही जिंदा रहेगी, उसी के दम पर उसके अंदर ताकत रहेगी। ये सारी बातें सुनकर नीडी का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी इसे सही नहीं मानता है। वो इस पर हंसता है। वो कहता है कि तुम जेनिफर को लेके कुछ ज़्यादा ही पागल होती जा रही हो, तुम ये सब सारी बकवास अपनी बंद करो, मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। नीडी इस पर उसे रोकती, कहती प्लीज़ तुम फंक्शन में मत जाओ। वो डर जाती है क्योंकि अगर वो वहाँ फंक्शन में जाएगा तो मे भी जेनिफर इसके साथ कुछ गलत कर सकती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिम तैयार हो रहा था फंक्शन के लिए, तभी उसकी माँ आती है, उसे एक पेपर स्प्रे देती है। कहती है कि शहर में इस समय बहुत सारे कत्ल हो रहे हैं, तो कम से कम सेफ्टी के लिए ये तुम लेकर जाओ। उधर शाम को फंक्शन में नीडी पहुंच जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि बहुत दिनों से उसे इंसानी मांस नहीं मिला था। जिम जब फंक्शन के लिए जा रहा होता है तो तभी रास्ते में जेनिफर उसे रोक लेती है। कहती है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि नीडी तुम्हें डिच कर रही है, तुम्हारे साथ गलत कर रही है। उसको मैंने कई दिनों तक कोलिन के साथ देखा था, वो उसके साथ रंगरलियाँ मना रही थी। ये कहकर उसे बातों में बहला फुसलाकर जंगल की तरफ लेके जाने लगती है, पर यहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। उधर नीडी को भी अजीब सा आभास होता है, इसलिए वो दौड़कर पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही जेनिफर और जिम आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, जिम तुरंत हट जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुमने जो भी कुछ बोला होगा, पर मैं अभी भी नीडी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर जेनिफर को तो मांस की तलब लगी थी, इसलिए वो जिम को पानी में धकेल देती है और खुद भी कूद जाती है। ये सब देखकर नीडी दौड़ते हुए आती है और वो पानी के अंदर जंप कर जाती है। वो देखती है कि जेनिफर जिम के गर्दन को काटने वाली है। तभी वो जिम के हाथों से पेपर स्प्रे को लेकर जेनिफर के आंख पे मार देती है और बड़ी मुश्किल से जिम को पानी से निकाल कर बाहर ले आती है और फिर जेनिफर से पूछती है कि आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जेनिफर इस पर कुछ नहीं बोलती है। तभी जिम बीच में आता है। जेनिफर एक बड़ी सी सरिया लेकर जिम के पेट में मार देती है। जिम जमीन पर गिर जाता है, बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। जिम की मौत से नीडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उसको ये पता था कि किस तरीके से वो शैतान को मार सकती थी। उसको पता था कि इसके लिए उसे हार्ट पे अटैक करना होगा और साथ ही साथ पीठ के ऊपर 2 निशान बनाने होंगे। अब वो गुस्से में बिल्कुल बौरा जाती है और दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां पर जेनिफर थी। जेनिफर के कमरे में वो खिड़की से जंप करती है और अंदर आकर उसको मारने लगती है। उसकी पीठ पर वो निशान भी बना देती है। जेनिफर भी गुस्सा आ जाती है। जेनिफर भी नीडी को मारती है। दोनों के बीच में खूब घमासान लड़ाई हो रही थी। इसी बीच में जेनिफर नीडी की गर्दन पे काट लेती है। नीडी तुरंत चाकू निकालकर उसके हार्ट में घुसेड़ देती है और इस तरीके से जेनिफर की वहीं मौत हो जाती है। पर तुरंत हम देखते हैं कि जेनिफर की माँ पहुंच जाती है, इसीलिए नीडी को जेल में डाल दिया जाता है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। हम देखते हैं कि नीडी के अंदर भी अजीबोगरीब ताकतें आ गई थी। उसके शरीर पर लगा हुआ जख्म बहुत तेजी के साथ भर जाता है। रात के अंधेरे में भी उसे दिखता है, इसीलिए वो जेल को पार करके जंगलों के रास्ते निकल आती है और उस जगह पर जाती है जहाँ पर जेनिफर को मारा गया था। वो उस चाकू को ढूंढ लेती है और इसके बाद उस चाकू को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो बैंड के सारे सिंगर और उनके कोवर्कर्स थे। वो उन सबको मार डालती है और बदला लेती है जेनिफर की मौत का। इस तरीके से दोस्तों मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।